प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 के गणित विषय यानी मैथमेटिक्स विषय के चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 3 लेकर के। और पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर को पढ़ने से पहले यानी समझने से पहले हम इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि 2 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है और 3 कोटि के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो उसमें 3 कोटि के सारणिक के मान का एक क्वेश्चन हम बताए थे और उसके साथ ही कुछ होमवर्क दिए थे आप लोगों के लिए। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा पार्ट 2 में जा कर के। तो एक क्वेश्चन और हम पहले ले लेते हैं 3 कोटि के सारणी की यानी 3 आर्डर के सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। तो उसमें हमने पहले पंक्ति को लेकर के सॉल्व किया था, यानी प्रथम पंक्ति को लेकर के हमने उसको सॉल्व किया था, जिसको इंग्लिश में अगर हम लें तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट रो को लेकर के हमने सॉल्व किया था। तो इसको भी कुछ उस प्रकार से एक बार फर्स्ट रो लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकेंड रो लेकर के इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जितने भी चैनल पे नए बच्चे इस टाइम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें प्रथम पंक्ति की यानी फर्स्ट रो की। तो फर्स्ट रो क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो बाएं से दाएं की तरफ रेखा जाती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जो रेखा जाती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट रो। तो ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि ये -3, 2, 1 ये जो है ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है। और प्यारे साथियों, हमने ये आपको बताया था कि 3x3 के ऑर्डर में कुछ इस सिंबल का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच बीच में इनका यूज हम लोग करते हैं जो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें पहले -3 की, तो -3 को अगर हम लें यहाँ पे -3 को अगर लेंगे तो इसके पंक्ति अर्थात रो और इसके कॉलम को हम छोड़ेंगे तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट्स हमें प्राप्त होगा, -1, 5, -2, 4 जैसा कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद प्लस ये लग गया तो प्लस माइनस ही होगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस अब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और इस 2 वाले पंक्ति यानी रो और कॉलम को हम छोड़ेंगे। इस रो और इस कॉलम को जब हम छोड़ते हैं तो हमें कुछ 2/2 का डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है, जिसके एलिमेंट हैं 0, 5, 6, 4। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस माइनस, फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है प्लस और यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐसे राइट कर देते हैं। और फिर आगे की तरफ जब हम इसमें बढ़ते हैं तो इसमें पहले रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर इसमें छोड़ दें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ेंगे तो इनको छोड़ने पर हमें कुछ 0, -1, 6, -2 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। अब हम इनको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि पार्ट 2 में बताया गया था कि 2/2 के सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो -3 है, इस -3 को इस प्रकार से हम रहने देते हैं और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि पहले इस -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -1 × 4 क्या होगा, -4 होगा। फिर फार्मूले में माइनस था तो माइनस लगा दिए थे। फिर अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस -2 के साथ करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस है तो -10 और ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा +10। फिर आगे की तरफ बढ़ें तो ये होगा -2 और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि पहले इसका मल्टीप्लाई हम इनके साथ करेंगे तो 0 × 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फार्मूले में माइनस था तो हम माइनस इसको लगा दें। फिर आगे की तरफ 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30, यहाँ 30 यानी 30 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा +1। फिर इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें तो 0 × -2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें माइनस लगाया जाता है। अब इस -1 का गुणा 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस -1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 कम 6 होगा, लेकिन प्लस माइनस देके माइनस देगा और वो माइनस इसके माइनस को प्लस कर देगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे +6 हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे -3 अब +10 -4 ना, यानी 10 में से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें +6। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं -2
जीरो में से 30 घटाएंगे, 0 माइनस 30 तो माइनस 30 हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं +1 है, 0 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 6 ही प्राप्त होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही यहाँ -3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18 होगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये माइनस माइनस इंटू होके यहाँ क्या दे देगा, प्लस, और 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 यानी 60 हो जाएगा। अब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 कम 6, पहले प्लस प्लस वाले को हम सॉल्व कर लें तो -18 है, -18 को -18 रहने देते हैं। अब ये जो +60 अब +6 कितना हो जाएगा, 66 यानी 66। अब इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो हम जानते हैं प्लस वैल्यू मिलती है। तो जैसे इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 है तो 6 माइनस 8 करेंगे तो 6 यानी 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ बचा है कितना, 5, 5 में से 1 अगर घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 4 यानी 48 हो जाएगा। अर्थात इस 3/3 डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो 48 प्राप्त होगी। बात आ रही समझ में? तो फर्स्ट रो अर्थात प्रथम पंक्ति से इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात प्रथम पंक्ति से सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू मिला है वो हमें मिल गया 48 मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको सेकेंड पंक्ति यानी द्वितीय पंक्ति सेकेंड रो से या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम से कर सकते हैं। तो कॉलम का अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है, तो आज कॉलम से भी देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम से अर्थात पहले स्तंभ से इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए देख लेते हैं भाई इसमें कि फर्स्ट कॉलम से इसको हम कैसे करेंगे। तो अब इसी सारणिक का मान हम प्राप्त करेंगे प्रथम कॉलम यानी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम स्तंभ। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कौन कौन है, -3, 0, 6 बताए थे पहले वाले वीडियो में। ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है, तो ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो -3, 0, 6 हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का सिंबल है तो पहले प्लस है तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा -3। तो इसके स्तंभ यानी इसके कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो हमें अवयव दिखेंगे -1, 5, -2, 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चलेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दे 0, ये हो गया ओवरऑल 0। तो अब इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2, 1, -2, 4। तो 2, 1, -2, 4 देखने को मिल गया। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस है, यहाँ 6 है तो +6 लिखेंगे। तो इसके रो और इसके कॉलम को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो 2, 1, -1, 5 देखने को मिलेगा हमें। 2, 1, -1, 5 देखने को मिल गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात आ रही समझ में? तो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले सॉल्व किया है बस वही काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ हो जाएगा -3, -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -4, फिर फार्मूले में माइनस होता है लगा दिए। अब इस 5 का मल्टीप्लाई 2 यानी 5 दूना 10, -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं ये 0 सबको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा, यानी इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है +6। अब +6 में पहले इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो 5 दूना या 2 पच्चे 10 होगा। फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। और इस 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 मिलेगा, और इस माइनस माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ तो -3, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 देखने को मिलेगा। ये 0 है, इसको 0 रहने देते हैं, प्लस यहाँ कितना होगा 6 और 10 से कितना हो जाएगा ये 11। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे इस 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -18। ये 0 है, इसको छोड़ देते हैं। और 11 में जैसे ही 6 का गुणा करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 66। और 66 में से जैसे 18 को घटाएंगे यानी 18 को घटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 48। अर्थात कहने का मतलब फर्स्ट कॉलम से भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 48। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि चाहे आप इसको फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करिए, चाहे सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम यानी चाहे इनसे सॉल्व करिए, सेकेंड कॉलम यानी चाहे इनसे सॉल्व करिए, थर्ड कॉलम चाहे इनसे सॉल्व करिए, या फिर
फर्स्ट रो यानी पहले पंक्ति या दूसरे पंक्ति या तीसरे पंक्ति से इनको सॉल्व करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी हर हाल में 48 ही आपको देखने को मिलेगी। बात आ रही समझ में? तो यहाँ तक आ गई बात समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो अब आगे की तरफ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हमने आपको बताया कि आज हम माइनर और कोफैक्टर की बात करेंगे, माइनर और कोफैक्टर की बात करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं माइनर और कोफैक्टर की, ठीक है। तो सारणिक में माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम माइनर की। माइनर को हम हिंदी में कहते हैं उपसारणिक, उपसारणिक अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग माइनर, ठीक है। अब ये माइनर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अब माइनर को समझने से पहले हमने आपको बताया था कि 2/2 जैसे एक डिटर्मिनेंट से ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, माइनर। अब ये उपसारणिक क्या होता है इसको पहले समझिए। जैसे सारणिक का एक छोटा सा ब्रांच, सारणिक का एक छोटा सा ब्रांच, उसको यानी एक शाखा, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसारणिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सारणिक है जिसकी कोटि यानी आर्डर कितनी है 2/2, और हम बता चुके हैं आप लोगों को कि किसी भी सारणी की जो कोटि होती है, किसी भी सारणी की जो कोटि होती है उसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना जरूरी है। और दूसरा नोट पॉइंट हमने बताया था कि किसी भी सारणी का मान जो होता है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव यानी ऋणात्मक और शून्य यानी 0 तीनों प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें माइनर की। तो माइनर को कैसे हम इस प्रकार से देखेंगे, तो माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ से, MIJ से, जहां I बताती है पंक्ति को, कौन सी पंक्ति है, I बताती है पंक्ति को कि कौन सी पंक्ति है, और J बताता है यहाँ पे कॉलम यानी स्तंभ को कि कौन सा स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये हम जानते हैं कि ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, अर्थात कहने का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है, 1। तो यहाँ सीधे लिख देंगे 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, अर्थात कहने का मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो सीधे कहेंगे हम माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1। और माइनर ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि 1 के माइनर की अगर बात करेंगे तो इसके पंक्ति अर्थात रो और कॉलम को आपको बस छोड़ देना है, यानी ध्यान नहीं देना है। यानी इनको जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा कौन, 4, यानी इसका जो माइनर होगा वो कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? उसी प्रकार अब हम बात करते हैं इसकी यानी 2 की, यानी सीधे लिख देंगे 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक। और 2 के उपसारणिक की अगर हम बात करें तो ठीक उसी प्रकार से कि 2 के पंक्ति और 2 के स्तंभ को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है, अर्थात 2 के पंक्ति और 2 के स्तंभ को हम छोड़ दें तो 2 के पंक्ति स्तंभ को जैसे ही छोड़ेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट देखने को मिल रहा है, 3, अर्थात इसका उपसारणिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों 3 का उपसारणिक अर्थात माइनर ऑफ 3 आप निकाल सकते हैं और माइनर ऑफ 4 भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी 1 को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल M11, अर्थात पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उपसारणिक अर्थात माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं M21 अर्थात दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का उपसारणिक अर्थात माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इच क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस 2 का भी निकाल सकते हैं। सॉरी कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 1 2 होगा, M12 होगा, क्योंकि ये
M12 होगा, क्योंकि ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ है, अर्थात इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर इनका हम निकालेंगे तो इनका माइनर अगर हम ज्ञात करें उपसारणिक, तो इनको छोड़ेंगे, क्या देखने को मिल जाएगा, हमें 2 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर इनके माइनर की बात करें तो इनको हम छोड़ देंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से सिमिलर अर्थात इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सहखंड, जिसको हम लोग कहते हैं सहखंड। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इंग्लिश में इनको कहते हैं हम कोफैक्टर, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर का जो फार्मूला होता है वो कहता है CIJ = -1 + I j इंटू कैपिटल MIJ। इसको पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये CIJ = -1 I j क्या बता रहा है, हमने आपको बता दिया कि I पंक्ति को दिखा रहा है, J स्तंभ को दिखा रहा है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये M11 की वैल्यू है, ये 12 की वैल्यू है। अगर हम C11 की बात करें, यहीं पे C11 की बात करें, यानी हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो हिंदी में हम पढ़ सकते हैं पहले पंक्ति पहले स्तंभ का सहखंड, पहले पंक्ति पहले स्तंभ का सहखंड। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सीधे कहेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो सीधे अगर यहाँ पुट करें तो C11 = -1 + 1 इंटू M क्या हो जाएगा, 1 इट मीन्स कहने का मतलब -1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस देखने को मिलेगा। और M11 की यहाँ पे हम वैल्यू निकाले हैं, M11 की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 4, यानी कहने का मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का जो सहखंड होगा वो कितना देखने को मिलेगा, +4 देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर जैसे C12 की हम बात करें, C12 की अगर हम बात करेंगे तो C12 के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही स्थिति कि इस फार्मूले में हमें I और J का मान बस रख देना है, 1 + 2 रख लेना है। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 है। और इसके साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं M12, अर्थात इसको हम कह सकते हैं पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का सहखंड, अर्थात कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनको कह सकते हैं कि -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी माइनस संख्या के पावर अगर इवन नंबर आता है, सम संख्याएं आती हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, और ऑड नंबर देखने को मिले अर्थात विषम संख्या देखने को मिलती है तो वैल्यू हमें निगेटिव प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही माइनस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग M12 का वैल्यू फाइंड किए हैं, और M12 का वैल्यू कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अर्थात इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हम M12 की अगर बात करें, M12 अर्थात M12 हो चुका है, यहाँ पे हमें बात करनी है M21 की, अर्थात दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के उपसारणिक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दूसरी पंक्ति कौन है, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो ये हो गई दूसरी पंक्ति। और पहला स्तंभ कौन है, पहला स्तंभ ये है, यानी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अर्थात इस 3 के उपसारणिक की बात हो रही है, माइनर की बात हो रही है। तो हमने बताया कि इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट दिखे वही हमारा उपसारणिक होगा। तो यहाँ एलिमेंट हमें दिख रहा है 2, तो इसका जो है उपसारणिक हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगर इसके हम सहखंड की बात करें, कोफैक्टर की बात करें, तो C21 = हमें देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या देखने को मिलेगा, -1 I + j
और j की वैल्यू यहाँ क्या देखने को मिल रही है 1 रख देंगे तो यहाँ m हो जाएगा 2 1, अर्थात अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस के पावर अगर कोई विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर देखने को मिलती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है। और M21 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 2 प्राप्त हुई है, अर्थात C21 की वैल्यू, अर्थात इसको हम कह सकते हैं दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का जो सखंड होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और बच रहा है, कौन बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों, M22 बच रहा है, अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, यानी ये क्रॉस हो रहा है। तो ये जैसे ही क्रॉस हुआ तो इनको छोड़ देंगे, जो एलिमेंट दिखेगा अर्थात जो अवयव दिखेगा, कौन सा अवयव दिख रहा है 1, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा 1। फिर उसी फार्मूले में इसको हम यहाँ पे रख देंगे अर्थात C22 और ये C22 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों आप बताएंगे और आपको बताना है और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके C22 की वैल्यू बता सकते हैं। तो बात आ रही समझ में, तो समझ में आई आज हमारी बात उपसारणिक और सखंड क्या होता है, किसी भी सारणिक का किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं आप सभी को होमवर्क के तौर पे और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही 1-2 बार आप सॉल्व कर लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको -1357 और दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे 023 4। एक और क्वेश्चन हम ले लें इसी से रिलेटेड, तो -1 -3 -8 -9, अर्थात कहने के मतलब कि ये 2 by 2 आर्डर के यानी क्रम के 3 सारणिक को हम आपको दे रहे हैं और इनके प्रत्येक अवयव अर्थात M11 M12 M21 M22 इन सभी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बात आ रही समझ में, इन सब का मान हमें निकालना है और इसके साथ ही साथ हमें C11 C12 C22 और C21 और C22 इन सभी का मान, इन सभी सारणिकों का मान हमें ज्ञात करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। और हाँ एक बात, जितने भी नए बच्चे अगर इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम उनको ये कर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थात सारणिक का पार्ट 4 लेकर के। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।